जी दोस्तों, समय 9 बज चुके हैं। रविवार का दिन है और मैं दानिश महाजन पेशे खिदमत हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, अपने नए पैनलिस्ट के साथ, आपके साथ चर्चा करने के लिए, अपनी सोसाइटी के बेहतर हित में, हम सभी के लिए। आज का टॉपिक और आज के पैनलिस्ट मैं आपके साथ रूबरू करवाऊँ उससे पहले आज की हेडलाइंस। लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को बताया सबसे बड़ा खिलाड़ी। कहा टेस्ट मैच में ये हैं पहले खिलाड़ी जिन्होंने लगाया 13 शतक और बने कप्तान। उमा भारती ने साईं बाबा की पूजा की वकालत। शंकराचार्य भड़के। एक तरफ जनता महंगाई से परेशान और महंगाई की मार विधायकों पर भी। यूपी के सभी विधायकों ने विधानसभा में उठाई मांग, सैलरी को बढ़ाओ। सड़क मार्ग के थ्रू घुसपैठ के बाद अब चाइना की एक और नीच हरकत, जल मार्ग के थ्रू घुसपैठ। दलीप कुमार का संपत्ति विवाद। हाईकोर्ट मुंबई में दलीप कुमार ने कहा मेरे भाइयों का मेरी संपत्ति पर नहीं है कोई भी हक। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का मुकाबला मैक्सिको से 9:30 बजे और ग्रीस के साथ भिड़ेगा कोस्टारिको। तो जी, हेडलाइंस के बाद आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारा ग्रुप मौजूद है, पैनलिस्ट ग्रुप मौजूद है। आज हम एक ऐसे विषय को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अति आवश्यक है हर लिहाज में। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी इन द हायर एजुकेशन। डिसेबल के लिए एजुकेशन की एजुकेशन की महत्वता सभी के लिए है, लेकिन डिसेबल सोसाइटी के लिए ये कतई बढ़ जाती है। तो आज हमारे साथ जो ग्रुप है, एक स्पेशल ग्रुप है यंग वॉइसेस। लियोनार्ड चेशर ग्रुप की यंग वॉइसेस हमारे साथ है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। टाइम फॉर द टी इनके प्रोजेक्ट का स्लोगन है और इस पर ये काम कर रहे हैं और हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जानेंगे ये इनके क्या प्रोजेक्ट है और क्या एक्सेसिबिलिटी पे। आप सभी लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। स्काइप आईडी पर लाइनें खुली हैं RADIOUDNN। आप अपने सवाल हमारे तक पहुंचा सकते हैं और हम पूछेंगे हमारे ग्रुप से। सो टुडे वी हैव गॉट मिस्टर कार्क सोने, द एक्टिव मेंबर ऑफ द लियोनार्ड चेशर ग्रुप यंग वॉइसेस। एक्सटेंड अ वेलकम सर। Thank you. I have got Shailendra Yadav, the coordinator of the group Leonard Cheshire Young Voices. Sir, very warm welcome here. Your voice is not there. Shalini Rana, advocate and the coordinator of the project Time for Tea. Ma'am, welcome here. Thank you, Danish. And Mr. Amit. Thanks for giving us. Yeah, thank you. Mr. Amit, if I'm not mistaken, Amit Badola. Sir, welcome here. He's an active member of the Leonard Cheshire as well. Thank you. Yeah, kindly reduce the volume of a little bit your speakers so voice would be clear. जी, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमारा क्वेश्चन है शैलेंद्र यादव जी से। सबसे पहले जी, शैलेंद्र यादव जी, आपसे सबसे पहला सवाल हमें ये बताइए कि लियोनार्ड चेशर ग्रुप है क्या? My voice is there? Yeah. जी, शैलेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? No problem with that. Karthik ji, can you take this question? Sure. तो लियोनार्ड चेशायर डिसेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड किंगडम में है
और ये बहुत से देशों में डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर काम करती है। तो इनका भारत में भी एक ऑफिस है बेंगलोर में। और इसी जो ये एलसीडी ने जब यूएनसीआरपीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जब ये ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने ये महसूस किया कि इतना बड़ा एक कन्वेंशन बन रहा है डिसेबल्ड लोगों के लिए, तो इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं और जो यूथ विद डिसेबिलिटीज़ है उनके जो व्यूज़ हैं वो भी इनकॉर्पोरेट किए जाएं। तो इसलिए उन्होंने यंग वॉइसेस एक प्रोजेक्ट चलाया 12 देशों में, और उसी का एक जो ग्रुप है यंग वॉइसेस ग्रुप, उन्होंने इंडिया में भी चलाया। इंडिया के 5 शहरों में ये ग्रुप चल रहा है और उनमें से एक यंग वॉइसेस दिल्ली है जिसके हम सब मेंबर्स हैं। शालिनी मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो एक्सेस, आप सबसे पहले तो हम लियोनार्ड चेशर ग्रुप से अचीवमेंट्स जानना चाहेंगे कि आज तक इंडिया में इनको क्या क्या अचीवमेंट्स इनको मिली है, कहाँ कामयाबी मिली है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हमारा जो ग्रुप है 2011 से बना है एंड दिस ग्रुप इज एक्टिव सिंस दैट टाइम। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। एक था कि जो मेट्रो में इनएक्सेसिबिलिटी थी, स्टेशन पे या आउटसाइड स्टेशन भी एक्सेसिबिलिटी इन एवरी सेंस, टेक्टाइल टाइल्स नहीं थे, देन एस्कॉर्ट वर नॉट सेंसिटाइज इनफ, तो वो एक इशू थे। ऐसे करके बहुत सारे इशू आए कि फर्स्ट जो कोच होता है मेट्रो का, दैट शुड बी इवन गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सारे इश्यूज को लेके हम मेट्रो डीएमआरसी के पास गए। दे हैव गिवन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। वहां पे हमें इम्प्रूवमेंट दिखी हमारे एक्टिव इनिशिएशन की वजह से। फिर स्ट्राइप के इश्यूज आ रहे थे पर्सन विद डिसेबिलिटी को हर सेक्टर में, सीसी का देखिए या यूजीसी की जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे वो देखिए। इन चीजों को भी हमारे ग्रुप ने बड़ी एक्टिवली लिया। सीबीएसई ने हमारे एक्टिव इनिशिएशन के बाद अपने ये जो एग्जामिनेशन कंडक्शन के जो भी सर्कुलर्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उनमें चेंजेस करे। नाउ पीपल विद डिसेबिलिटीज आर गेटिंग कंप्यूटर फैसिलिटीज फॉर गिविंग देयर एग्जाम्स। फिर एग्जाम्स के स्क्राइब जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं उनके लिए भी प्रोविजन, रिलैक्सेशन उनके प्रोविजंस में हुए कि अब एज का नहीं देखा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इतना ज्यादा नहीं करा जाएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एक्चुअली हैरेस्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर देखा गया कि हम एजुकेशन में जा रहे हैं, हमें थोड़ा और डाइवर्जन किसी और फील्ड में करना चाहिए, तो हम गए जो पब्लिक एरियाज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, वेदर दीज थिंग्स आर एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो हमने देखा डीटीसी में एक्सेसिबिलिटी नहीं था इन सेंसेस कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे जाने कि स्टॉपेज क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए हमने उनसे बात करी। अब वहाँ पे जीपीएस सिस्टम, वॉइस जीपीएस सिस्टम की प्रोविजन उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, उस वे में काम चल रहा है। बट दैट इनिशिएशन वाज डन बाय यंग वॉइसेस। देन फिर हम गए कि पब्लिक एरियाज, वेदर पब्लिक एरियाज, पॉश एरियाज, सो कॉल्ड पब्लिक मार्केट्स एंड ऑल, वो एक्सेसिबल हैं या नहीं। तो हमने चूज करा प्रयाग एक जगह है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, एक यूथ का सबसे हॉट फेवरेट जगह है दिल्ली में। तो हम वहां पे गए, वहां पे हमने बहुत सारे इनएक्सेसिबल जो पॉइंट्स थे उनको कैप्चर करा, कैमरा से, वीडियोस से, फोटोग्राफ्स लिए, व्यूज लिए। हम थोड़ा अमित सर से भी जानना चाहेंगे कि अमित सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या चीज़ें जो शालिनी जी जिक्र कर रही थी, तो हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया आखिर क्या सोच के, किस मतलब कहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं लगी,
जिसके कारण आपने क्या आपको खुद फील हुआ जिसके कारण आपने सोचा कि हमें एक्सेसिबिलिटी फील्ड में काम करना है? पहले तो मैं बताऊंगा कि मैंने जब एक ग्रुप ज्वाइन किया था तो ये पहले ही काफ़ी इन चीज़ों पे काम कर चुका था। तो मैं भी एक डिसेबल्ड होने की वजह से मैं भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था कि कहाँ पे एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है सही से। अगर एक फुटपाथ है तो फुटपाथ पे लैंप पोस्ट हो जाते हैं, खंबे इलेक्ट्रिसिटी के। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे नहीं समझ पाते कि इन चीज़ों से क्या दिक्कतें आ सकती है कहाँ पे। अब कई जगहों पे ऐसा होता था कि एक्सेसिबिलिटी के लिए हम टेक्टाइलिंग करवाते थे। तो टेक्टाइलिंग जब होती थी तो टाइल्स के जहाँ पे टाइल्स होती थी टाइल्स के ऊपर ही पोल बना देते थे। और जैसे जब एक बारी मेट्रो का जैसे जिक्र किया शालिनी ने, मेट्रो में जब पहली बार टेक्टाइलिंग्स हुई थी तो उन लोगों ने इनमें फ्लावर पॉट्स वगैरह डेकोरेशन के लिए यूज करने लग गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं थी कि ये क्यों लगाया गया है। वो इतने सेंसिटाइज नहीं थे। और मैं एक विद्यार्थी हूँ तो मैं ये सोचता था कि अगर ये चीज़ें अभी सही नहीं हुई तो हमें आगे चल के बहुत फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। और ये एक टाइम था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यंग बॉयज, जिसके माध्यम से हम ये सारे काम कर सकते थे। और मैंने इन लोगों को देखा और इनसे मिला और एक प्रेरणा मिली, तो मैंने इनको ज्वाइन किया। I think some problem is with Shailendra Yadav sir. Bala, you try to connect with Shailendra Yadav sir. जी, Shailendra Yadav sir, Bala, you try to connect with Shailendra Yadav. Some problem, I think internet problem. And let me know if he joins Shailendra show. I think he joined. जी, Shailendra sir, are you with us? Okay. जी कार्तिक सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक्सेसिबिलिटी से आपका मतलब क्या है? क्या आप स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? जब आप स्टडी में बुक्स की बात, आपका एक्सेसिबिलिटी आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अच्छा, जब मैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचता हूँ तो वो उसका एक बहुत ही एक मल्टी डायमेंशनल इशू है। तो उसके अंदर ये भी है कि आप शुरू करें अगर एजुकेशन से, तो डेफिनेटली ये कि सारे बुक्स एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में मिल रही हैं। और सिर्फ अगर मैं विजुअली इम्पेयर की बात ना करूँ और सारे डिसेबिलिटीज की बात करूँ तो हियरिंग इम्पेयर के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं जहाँ पर उनको उसकी ज़रूरत है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैम्स है और वो सारी फैसिलिटीज है जिससे एक फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है वो आराम से एनवायरनमेंट को नेविगेट कर सके। उसके अलावा जो मेरे नज़रों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दो एक्सेसिबिलिटी का, वो ये है द एटीट्यूड ऑफ पीपल। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन इम्पेडिमेंट है जिसके कारण एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आते हैं, वो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन जनरल की क्या दिक्कतें हैं, क्या उनको सामना करना पड़ता है। और क्योंकि उनको इस बात का एक कोई आइडिया नहीं है, इसलिए ना तो ऐसे रूल्स बन पाते हैं, ना ऐसी पॉलिसीज बन पाती हैं जो कि सही मायनों में पीपल विद डिसेबिलिटीज को बेनिफिट कर पाए। तो जो उनका एक एटीट्यूड है, जो एक अवेयरनेस है, मेरी नजर में वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सेसिबिलिटी का एक कंपोनेंट है जो कि जिसको हमें देखना है, एक नजरिया जो है लोगों का टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज। सो ये कुछ चीजें हैं। और आई मीन मेरी नजर में यही है कि एक्सेसिबिलिटी का डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मतलब हो सकता है। तो हर वो चीज जिससे इंसान को वो सारी फैसिलिटीज मिले जिससे वो सही तरह से और पूरी एबिलिटी से वो सब कुछ कर सके जो कि एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी कर सके थ्रू रीजनेबल अकोमोडेशंस, वो मेरी नजरों में एक्सेसिबिलिटी है। जी, आई थिंक शैलेंद्र सर हैज जॉइंड। शैलेंद्र सर, यू हैव जॉइंड।
सम माइक्रोफोन प्रॉब्लम मेरी। जी, तो शालिनी मैम ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक्सेसिबिलिटी का जो कार्तिक सर हमें बता रहे हैं, तो ये इसके ऊपर आपने कोई नेशनल वाइड स्टडी की है, या फिर क्योंकि ये यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आप एक ब्रांच चला रहे हो आप लोग, तो उन वहाँ पर कोई एजुकेशन मतलब एक्सेसिबिलिटी के लिए स्पेशल कुछ है, कोई फीचर या कुछ टर्म्स, या किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी पे उन काम चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Due to some network problem, she has been disconnected for a while. Shailendra Yadav is not joining us. Yeah, both Shalini ma'am and. Okay, I think Karthik sir, you can tell us better about it. जी, मैं एक तो यूके का जो हो रहा है अभी रिसेंटली मैंने कुछ यंग वॉइसेस मेंबर्स से मिला था। न्यूयॉर्क में एक यूएन का मीटिंग था, तो मैंने कहीं से बात की कि डेवलप कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है और वहाँ के यंग वॉइसेस ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर काफ़ी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं जो कि इंडिया में अभी नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं खुद एक यूएस में स्टूडेंट हूं, तो अगर मैं वहां से भी एग्जांपल्स कोट करूं तो ऐसा है कि अगर आप स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर ऑडियो सिग्नल्स हैं जो कि एक ब्लाइंड पर्सन को सक्सेसफुली आराम से क्रॉस करने के लिए मदद करता है, जो कि हमारे गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेसिबिलिटी गाइड्स, फिर चाहे वो मटेरियल हो, एक्सेसिबल सॉफ्ट कॉपी मटेरियल हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सारे गाइडलाइंस एक्चुअली फॉलो की जाती हैं। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उन कंट्रीज में। तो वहां पर जो ये ग्रुप्स काम कर रहे हैं वो बेसिकली पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिनको हम और बेहतर बना सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से एडवोकेसी टूल्स हैं, अवेयरनेस टूल्स हैं जिससे हम लोगों के बीच में लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस ला सकते हैं कि एग्जैक्टली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज क्या है। एक चैरिटी बेस्ड या सिंपैथेटिक बेस्ड मॉडल से एक राइट्स बेस्ड मॉडल की ओर कैसे कर सकते हैं, उस सब को वहां पर देखा जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। तो उनके भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ लोग एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। वहां पर एक अलग से इंटरनेशनल ग्रुप है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको समझता है, और जो एलसीडी का हेड ऑफिस है उसे वहां पर रिकमेंडेशंस देता है, जो रिकमेंडेशंस हम तक भी पहुंचती हैं। तो वी आर इन constant touch with to get in their perspective. जी जी, शालिनी मैम आप हमारे साथ हैं? शैलेंद्र सर आप? यस सर। ओके जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर। जी, तो शैलेंद्र जी आपका स्वागत है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपका हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात चल रही है यूके में, इंडिया में आपकी जो देखा आज तक का, जो आप यंग हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, खुद भी आपने देखा है इंडिया में स्ट्रक्चर वाइज भी और स्टडी वाइज भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो ब्रेल हो, इन सभी को मद्दे रखते हुए आपके क्या विचार है कि भारत कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, इसको दो प्रोस्पेक्टिव में देखा जाता है। एक, पिछले 10 सालों में हमें कितनी स्पीड से हम लोगों को चीजें मिल रही हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है इन द वे ऑफ एक्सेसिबिलिटी में। वो किसी हद तक ठीक है, पिछले 10 साल में हमें काफी स्पीडली मिलता जा रहा है, बट अभी जो हमारा प्रॉब्लम जो जा रही है, ग्रेजुएशन तक हम पहुंच जा रहे हैं, मास्टर की लाइन अब जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, अब हम अपनी लाइनों को, जैसे कि म्यूजिक को छोड़ के या पॉल साइंस हिस्ट्री ऑनर्स को छोड़ के, अब हम लोग टेक्निकल लाइन में जाने की सोचते हैं, जैसे कि एमबीए, बीटेक। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज इंडिया में, आईआईटी, इस तरह के इंस्टीट्यूट आज भी हमें उसी नजरिए से देखते हैं जो कि एक काफी टाइम पहले देखा जाता था, जब हम लोगों के लिए कोई सोसाइटी में कोई प्लेसमेंट नहीं होती थी। सो हायर एजुकेशन पे आज के टाइम पे हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हमें जिससे हमें ओवरकम आना है। जी
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक मेट्रो एक ऐसा साधन आ गया हमारे पास जो कि किसी हद तक हमारे लिए एज कम्पेयर टू अदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सबसे अच्छा एक हमारे एक्सेसिबिलिटी के इशू में एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। जी अमित जी, हम ये जानना चाहते हैं, क्या आपने ये एक बेसिक क्वेश्चन में पूछा, एक लिसनर का क्वेश्चन आया है कि आपने यूके के ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चुना है? इंडिया में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही हैं, फिर मतलब क्या आप इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं सेटिस्फाइड नहीं हैं? जहाँ इसके कुछ सिद्धांत मतलब इसकी कुछ आपको वे क्या अच्छा लगा कि मतलब रीज़न क्या था इसको ज्वाइन करने का? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे मुझे किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज नहीं थी जो इन सब चीज़ों के लिए काम करती थी। दूसरी बात, जब मैंने इसके साथ काम किया तो हम एज अ ग्रुप मुझे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन थी कि हम अच्छे से काम करते थे और जो भी हमने एजेंडाज लिए और जिन भी इश्यूज पर हमने काम किया उनमें हमने मतलब कुछ हद तक या कह सकते हैं कि हद तक हमें सक्सेस मिली और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें फुल्ली सपोर्ट किया है, हर एस्पेक्ट में सपोर्ट किया है, वेदर इट इज इकोनॉमिक, वेदर इट इज वर्कशॉप्स वगैरह, ट्रेनिंग सेशंस, उन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया जहाँ जहाँ भी हमें चाहिए था और हाँ, और बस इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने इसको ज्वाइन किया। सर शैलेंद्र, इसका एक छोटा सा आंसर दे दूं मैं? जी जी बोलिए। ये इसलिए कि एक तो हम क्रॉस डिसेबिलिटी ये ग्रुप काम कर रहा है, किसी के ये ग्रुप किसी के अधीन नहीं है, एलसीडी के भी अधीन नहीं है, हम लोग स्वतंत्र हैं अब समस्याओं को ढूंढकर उस पर कार्यरत करने के लिए। तो इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी काम हो रहा है, इसलिए ये सबसे अलग है जो अभी उनका क्वेश्चन आया था। और भाई शैलेंद्र की बात को रीइंफोर्स करते हुए मैं ये फिर से ये कहूंगा कि जो भी डिसीजंस हैं, जो भी यहाँ तक की वर्कशॉप्स होती हैं, वो सब कुछ जो यहाँ पर का ऑफिस है एलसीडी इंडिया जो कि बैंगलोर में मैंने कहा था स्थित है, वो सब हमारी मदद करता है। तो एज सच यूके का जो रोल है, डायरेक्ट रोल, वो ऑलमोस्ट मिनिमल है। तो इन अ वे हम लोग बेसिकली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं और इनफैक्ट ग्रुप जैसे शैलेंद्र ने कहा कि खुद अपना चूज करते हैं कि किस इशू पर काम करना है और जो नेशनल ऑफिस बैंगलोर में है वहाँ से हम लोग रिसोर्सेज मिलते हैं और जो ट्रेनर्स हैं वर्कशॉप के लिए वो सब वहाँ से आते हैं। जी शालिनी जी ज्वाइन किया हमें? हाँ जी जी मैम, वेलकम। अच्छा ये बताएं मुझे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिसनर्स का क्वेश्चन ये आ रहा है कि हर आदमी की अलग अलग प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है, यहाँ तक बाहर की स्कूलों की बात, जनरल स्कूलों की बात अलग है, स्पेशल स्कूलों में ब्रेल बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, ना सफाई की बात करें तो उसमें भी बहुत पीछे हैं, स्टडी का लेवल देखें तो वो भी डाउन है स्पेशल स्कूलों में, जनरल में तो बहुत बाहर की बात है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें में उसमें अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इतनी जो प्रॉब्लम है हर जगह, आप उसको किस तरीके से सुधारने के क्या बेसिक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप एक्सेसिबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं और ये लड़ाई इसीलिए ही स्टार्ट करी है कि बेसिक लेवल से इस वे में कि हर स्कूल में, स्पेशल स्कूल में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, जिसमें नहीं है प्रॉब्लम उनको दिखा के, जो स्पेशल स्कूल जिनमें नहीं है एक्सेसिबिलिटी के प्रोविजंस वो भी सुधारे जाएं। और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आजकल चल रही है, ठीक है, तो अब एक्सेसिबिलिटी का, अब जब पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के ऊपर मेन फोकस रहता है। तो पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, स्पेशल स्कूल में हो रही है या नॉन स्पेशल स्कूल, जो सबके लिए इंक्लूसिव स्कूल्स हैं वहां पे हो रही है। तो अब पढ़ाई के लिए हमें प्रोविजन वहां पे मिल गया है नॉर्मल स्कूल्स में, बट दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड टू दैट लेवल। स्कूल्स में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज ने भी दे दिया है कि आइए हमारे पास पढ़िए, लेकिन वो
पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो फिर वो मिलना, एक प्रोविजन मिलना पढ़ने का, वो भी निल ही है। तो हम इसलिए वो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी ठीक हो तो बच्चा पढ़ेगा, तो वो एजुकेशन लेवल भी हाई होगा उस वजह से ही, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है इन एवरी वे। एक्सेसिबिलिटी एज एवरी मेंबर हैज मेंशन्ड। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। कौन बोल रहा है? जी डॉक्टर जी, मेरा शो चल रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरा शो चल रहा है, बाद में बात करता हूँ। जी मैम, ये इस क्वेश्चन में मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जी, एक क्वेश्चन एक और भी दे दूं आपको। एक क्वेश्चन एक लिसनर का ये भी आया है, आप में से कोई भी हैंडल करे इस क्वेश्चन को, कि ये हमारे लिसनर जानना चाहते हैं कि उन्होंने पहले कभी लियोनार्ड चेशर का ग्रुप नहीं सुना। अगर आप लोग ब्लाइंड एक छोटी सी सोसाइटी है तो आप लोग एक्सेसिबिलिटी में काम करें, लेकिन आज तक उन्होंने सुना नहीं, इसके रीज़न क्या है? ठीक है, मैं पहले जो पिछला वाला क्वेश्चन जिसका शालिनी ने आंसर दिया था उससे शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि उसका आंसर एक्चुअली इस आंसर से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। तो एक बहुत डिफरेंस है एक प्रॉपर डिसेबिलिटी एनजीओ में या डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे ग्रुप में यंग वॉइसेस में। एक जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक एनजीओ होता है, वो एक्चुअली एक बहुत ही सब्सटैंटिव लेवल पे काम कर सकता है, एक बहुत ही स्पेसिफिक लेवल पे काम कर सकता है कि वो मदद कर सकता है कि ब्रेल की बुक्स ठीक टाइम पे दी जाए, या फिर जैसे उन्होंने कहा कि स्कूल प्रेमिसेस में इंश्योर किया जाए कि सफाई है। तो एक बहुत ही कॉन्क्रीट लेवल पे वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक सिर्फ यूथ का ग्रुप है, तो हमने ये रियलाइज किया कि हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। कि अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम स्कूल में जाके उनके लिए ब्रेल की बुक्स बनवाएं, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम सब खुद पढ़ रहे हैं अभी इस समय। तो हमने ये रियलाइज किया कि जो बेस्ट वे है टू अप्रोच प्रॉब्लम जो कि हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो जहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, एडवोकेसी की ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। उन अथॉरिटीज से मिले, उन्हें समझाएं कि क्या किस तरह से वो बदलाव ला सकते हैं और उनके साथ फॉलो अप करें। हमने उनको समझा दिया कैसे करना है, उसमें हम उन फॉलो अप भी कर रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्टली कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली स्कूल की सफाई या फिर इंश्योरिंग के पीपल स्टूडेंट्स गेट देयर ब्रेल बुक्स इन टाइम एज सच इंश्योर नहीं करते हैं। इसीलिए शायद ये हमारा जो ग्रुप है यंग वॉइसेस, वो उतना शायद पॉपुलर नहीं है जितना बाकी के डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज सच, बिकॉज वो लोग डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको जानते हैं। जबकि हमारा ग्रुप इज मोर टुवर्ड्स एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, मिनिस्टर्स से मिलना, इनोवेटिव मेथड से अपना मैसेज बेसिकली पुट अक्रॉस आवर मैसेज इन एन इनोवेटिव मैनर। ये सब काम हम लोग स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं। और फिर जो हमें लगता है कि जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जहाँ पर हमें जो रेगुलर डिसेबिलिटी पर्सन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आवश्यकता है, वहाँ पर जो ऑलरेडी एनजीओ काम कर रहे हैं, हम लोग उनको भी लूप इन कर लेते हैं कि हम आपकी किस तरह से मदद ले पाए। हमने ये इशू आइडेंटिफाई किया है, हमारे मेंबर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने ये अवेयरनेस ऑलरेडी कर दी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हम आपसे थोड़ी सी सहायता चाहते हैं कि आप डायरेक्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराइए, या फिर सर्विसेज कैसे हम दें उसके अंदर हमारी सहायता कीजिए। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। मैं एक छोटी बात ऐड करना चाहूंगा इसी में ही। जो क्वेश्चन जी बोलिए। जो क्वेश्चन था, बरसात हो रही है जी बोलिए। बहुत छोटे में संसद में मैं कह दूंगा, ग्रुप 2011 में स्टार्ट हुआ था, आज 2011 में स्टार्ट हुआ था, आज 2014 में मात्र 3 साल हुए हैं। और इन 3 सालों में ग्रुप आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी फेमस है, काफी कॉलेजेस के स्टूडेंट इसके मेंबर्स हैं, और काफी मेंबर्स हमारे आज की डेट में एडवोकेट बन चुके हैं, जो कि हमारे साथ काम करते थे, आज वो हाई कोर्ट वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये जल्दी से और बता, एक चीज ये है कि हम लोग उन प्रॉब्लम्स को लेते हैं जो हम खुद फेस कर रहे होते हैं, जो हमें कि इसीलिए इस ग्रुप का नाम यंग रखा गया है, इसीलिए इसकी एज ग्रुप इसकी लिमिट है 16 साल से 25 साल। इस एज में आने वाले
प्रॉब्लम है उसको खुद उसका हल निकालना और डायरेक्ट वहां पर जाके अथॉरिटी को अप्रोच करना कि आई एम अ पर्सन विद डिसेबल, ये मेरी प्रॉब्लम है एंड ये मेरा सॉल्यूशन है। जी तो प्रैक्टिकल बेस पे हम लोग जाके काम करते हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द मीडिया कवरेज और इस तरीके से कि दैट्स व्हाई आई थिंक ये प्रॉब्लम है अभी लोगों को हमारे ग्रुप के बारे में। वेरी गुड पॉइंट, आई विल कम टू ओवर इट, आई विल कम टू योर दिस पॉइंट। लेकिन आपने 25 साल मेरे को बाहर निकाल दिया, मैं 26 का हूँ बाय द वे। ओके जस्ट जोक्स अपार्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सुखवीर जी पूछ रहे हैं कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलर पूछ रहे हैं, लेकिन कोई और भी यूनिवर्सिटीज़ है वो कई अभी तक भी वो जो सीसीपीडी द्वारा इशूड गाइडलाइन है राइटर्स की फोकस नहीं करती हैं। तो राइटर की प्रॉब्लम आज भी बहुत जगह है। अच्छा, राइटर में भी दो प्रॉब्लम्स इन्होंने मेंशन की हैं। एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राइटर का भी मिसयूज़ किया जा रहा है, कहीं मतलब यंगस्टर भी मिसयूज़ कर रहे हैं राइटर्स का। तो इन दोनों पर आप लोगों, शालिनी जी और जो भी इस क्वेश्चन को लेना चाहता है। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आई थिंक मिसयूज वर्ड नहीं हो सकता। देखिए दो चीजें, एक तो राइटर नहीं मिल पा रहा या यूजीसी मतलब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसका फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, उसमें यूजीसी का कोई फॉल्ट। आई थिंक कॉलेज इंडिपेंडेंटली वहां पर जाके जब तक कोई उनको सेंसिटाइज या सीसीडी पे उनको केस लगा देने चाहिए, बहुत सिंपली विद इन 2 मंथ्स के अंदर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक, उनको आज की डेट में, कल की डेट में सीसीपीडी में उसको केस लगा देना चाहिए कि उनके कॉलेज में ये राइटर्स वाली प्रॉब्लम है और उन्होंने जो नया सर्कुलर है उसका पालन नहीं कर रहे। दूसरी चीज जो ये कहा जा रहा है कि यंगस्टर का मिसयूज कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ उस गाइडलाइन में ये कहा जाता है एक राइटर के एक जिस रूम में वो बैठता है उसके टेबल पे एक इन्विजिलेटर होगा, ये उसका प्रावधान है। कॉलेजेस या फिर जो भी एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, एक रूम में 5 बैठा देता है और एक इन्विजिलेटर बैठाता है, या 20 बच्चों बैठा देता है, एक इन्विजिलेटर बैठाता है। वो पॉलिसी नहीं है, आपको 1 to 1 का बैठाना है। अगर आपको डाउट है, आपको उस पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप 1 to 1 उनके साथ इन्विजिलेटर ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि वो कोई भी राइटर लाए कैसा भी लाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप अपना इन्विजिलेटर को वहां पर बैठाइए और वो उसके सामने बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और अगर आप उसको ये एडवांटेज दोगे, आप उस रूम में कोई नहीं बैठाएगा तो शायद ऑफ कोर्स नॉर्मली चीटिंग करेगा, उसमें डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो। अगर आप नॉन डिसेबल के में अगर इन्विजिलेटर बाहर भेज दोगे 2 मिनट के लिए तो वो भी चीटिंग करेगा, या उस रूम में किसी ब्लाइंड इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगा दोगे तो हो सकता है वो भी चीटिंग करेगा। तो ये डिपेंड इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वो किस तरीके से टैकल करते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम को। अच्छा दानिश, यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपके लिसनर्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि सीसीपीडी की गाइडलाइंस अप्लाई नहीं हो रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी में, देखिए यंग वॉइसेस कुछ स्टेट्स में काम कर रहे हैं, बट वी आर यंग पीपल विद डिसेबिलिटी, वी हैव टू जी 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 कंटिन्यू मैम। तो आई थिंक उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। वो मेल करके अपना केस पुट ऑन करके एंड ऑर्डर लेके यूनिवर्सिटी में जाके दिखा के अपने राइट्स इम्प्लांट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें खुद सेंसिटाइज होने की भी जरूरत जी जी। तो एक मीनवाइल शुभम शर्मा जी जानना चाहते हैं कि अगर आपके ग्रुप को ज्वाइन करना हो उन्होंने तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं आंसर दूं तो बेसिकली हम लोग ये इनकरेज करते हैं, हमारे जैसे मैंने बताया था 5 रीजनल चैप्टर्स हैं। अभी फिलहाल कुछ चैप्टर्स इनएक्टिव हैं, अभी हमारा कुछ ट्रांजिशन चल रहा है। लेकिन जनरली अगर किसी को ज्वाइन करना है तो या तो वो किसी मेंबर को कांटेक्ट कर सकता है, वरना हमारे कोऑर्डिनेटर्स को कांटेक्ट कर सकता है, हमारे मेंटर्स को कांटेक्ट कर सकता है, जिसकी हम इंफॉर्मेशन अभी शो के एंड में दे देंगे। तो उस ईमेल आईडी पे अगर हमें कोई कांटेक्ट करे तो हम जनरली ये करते हैं कि उसको 1 या 2 मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, ताकि हम भी उसे देख सकें कि वो कैसा पार्टिसिपेशन है उसका, और वो भी देख सके कि उसे हमारा काम पसंद आता है, जिस तरह से हम मीटिंग करते हैं वो पसंद आती है कि नहीं। उसके बाद फिर फाइनली हम मेंबरशिप के लिए उसको फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा एक नया मेंबर एक्सेप्ट करते हैं। और उस मेंबरशिप के लिए उसकी उम्र 16 से 25 साल कंपलसरी है, जब भी वो मेंबर बन सकता है।
जी। तो हम ये क्वेश्चन आपसे एक जानना चाहेंगे अमित जी, आप साइलेंट बैठे हैं अभी। ये ब्रेल जो एजुकेशन में हम ब्रेल की बात करें तो क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जो दौर है तो इसमें ब्रेल कहीं ना कहीं हल्की सी लुप्त हो रही है, तो कितना बड़ा रोल जो ब्लाइंड में ये ब्रेल अदा कर सकती है एक्सेसिबिलिटी में? ब्रेल अपने आप में बहुत बड़ा रोल। ब्रेल एक वो लेवल है जहाँ से हर कोई शुरू करता है, तो ब्रेल का जितना इम्पोर्टेंस है उतना शायद जहाँ तक मैं मानता हूँ एक टेक्नोलॉजी का भी नहीं है, क्योंकि एक बंदा सीधा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो सकता, उसको सीखने में काफ़ी टाइम लगेगा। और ब्रेल्स जब हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं तो हम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम रीडिंग करते हैं तो हम सुन के रीड करते हैं, जिसमें कई बारी हमें स्पेलिंग्स नहीं पता लगती हमें। हाँ, तो ये जो बेसिक चीज़ होती है हमें स्पेलिंग्स वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम रीडिंग करें उसी चीज़ को तो हमें एक्यूरेटली पता होगा कि इस चीज़ का ये स्पेलिंग है। और भी ब्रेल ब्रेल का जो महत्व है वो एक जी कंटिन्यू। Is it there? I think so. Some problem. Disconnect. Some problem with this network. I would say. अच्छा, अगर मैं Continue बातें। ओके, मैं एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करूंगा, सिर्फ बेसिक लेवल पर ही नहीं बल्कि मैं अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ और मैं अभी प्रोग्रामिंग कर रहा था रिसेंटली पाइथन में, और जहाँ पर कितना स्पेस देना है वो भी बहुत मैटर करता है कि आप कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, कितना इंडेंट कर रहे हैं एक लाइन को। वहां पर उस जैसी चीजों में बहुत जरूरी है कि आपको एक टैक्टाइल फीडबैक मिले कि आप किस तरह से अपना कोड लिख रहे हैं। और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही वैलिड नहीं है बल्कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स जहां पर कहीं ना कहीं हायर लेवल पर जाकर भी आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आप एक टैक्टाइल एक लेआउट का एक जो परसेप्शन है वो मिलना बहुत जरूरी है। तो वहां पर आई थिंक ब्रेल इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप मैथ साइंस आगे पढ़ना चाहते हैं तो जो टैक्टाइल डायग्राम्स होते हैं समझेंगे। एक तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन सुन के समझने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको टैक्टाइल ग्राफिक्स मिल सके, उभरे हुए जो चित्र होते हैं उनको आप छू के अगर पता लगा पाए, खुद महसूस कर पाए कि किस तरह से कौन सा ग्राफिक डायग्राम बना हुआ है, उसकी एक अपनी ही बात है। तो वहां पर आई थिंक ब्रेल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा शैलेंद्र, टेक्नोलॉजी के उसमें एक्सेसिबिलिटी के उसमें जब हम आज बात कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए, तो जब एक ब्लाइंड व्यक्ति को अगर वो सपोज करो किसी बिल्डिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी चाहिए, किसी मॉल के अंदर उसको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो वहां उसको ब्रेल पढ़नी पड़ेगी, है ना। उसके लिए फिर वो एक्सेसिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर वो लिफ्ट के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ही और शी वांट्स टू गो ऑन 6th फ्लोर, तो उसको वहां ब्रेल पढ़नी पड़ेगी कौन सी की पे 6 लिखा हुआ है। तो इसलिए ब्रेल इज पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ब्रेल तो शुरू से लेकर अंत तक उसको साथ में रखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के पैरेलल में, नहीं तो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहेगी। जी, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग जानना चाहता हूँ, उस पर मेरे ये क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत आ रहे हैं आपके लिए। ये एक बताइए मुझे कि हमारी जो हम बीआई हैं, सभी आप भी बीआई हैं, हम भी हैं, तो काफ़ी हम अवेयर्ड हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हैव बीन फेस्ड बाय द अदर डिसेबल्ड कैटेगरीज इन द एक्सेसिबिलिटी इन रिगार्ड्स टू accessibility? I would refer this question. जी आप बताइए। अच्छा, जो hearing impairment की प्रॉब्लम होती है, they tend to have speaking problem as well. तो उस टाइम पे अगर कॉलेज में एंटर बच्चा कर रहा है एंड गेट पे ही अगर कॉलेज का फ्लो पूरा चार्ट बना हुआ है विद साइनेजेस, तो उन बच्चों को आराम से रीच करने में कॉलेज के हर पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलेज के अंदर भी रूम्स में अगर साइनेजेस आराम से लिखे हुए हैं तो कोई इश्यू नहीं है कि उनको आराम से हर जगह पे एजुकेशन विद डिग्निटी ले सकते हैं। लोकोमोटर का रैम्प्स हैं, लिफ्ट्स हैं कॉलेज में हर जगह,
तो उन्हें भी अपनी एजुकेशन को ग्रैब करने के लिए कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं जी बोलिए। हाँ, मैं एक बार थोड़ा और जनरली बताता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम में और उनकी प्रॉब्लम में कितना अंतर है। देखिए, एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो सुन नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, उसका पर्सनल एंटरटेनमेंट कभी भी नहीं हो पाता। वो टीवी नहीं देख सकता, और म्यूजिक नहीं सुन सकता, और किस न्यूज नहीं सुन सकता। उसकी लाइफ बिल्कुल कट हो गई। दूसरी चीज, लोकोमोटर है, वो ज्यादा दूरी का डिस्टेंस सुन सकता ना सर, अभी है नहीं ना, आया नहीं ना। अभी एक बार हमारे यहाँ 26 जनवरी अभी तक दिखाई गई है साइन लैंग्वेज में। आरपीडी बिल जो आ रहा था उसमें भी साइन लैंग्वेज का वो जो उसमें जो सेक्शन दिया हुआ था यूएनसीआरपीडी में, वो भी उन्होंने काट दिया अभी आरपीडी बिल में। तो उनके लिए तो आज की डेट में अभी प्रॉब्लम है ही ना, सॉल्यूशन तो नहीं आया उनके लिए अभी। नहीं, उनके काफी जो स्पेशल स्कूल्स है उसमें तो साइन लैंग्वेज को सिखाया जाता है। पर अभी आपको जनरल टीवी पे किसी पे नहीं है ना, आप वो न्यूज नहीं देख सकते, पिक्चर्स नहीं देख सकते, कोई नाटक नहीं देख सकते, कोई न्यूज नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉनिक उस पे। सेकंड थिंग, जो लोकोमोटर्स हैं वो ज्यादा दूरी की ट्रैवल तय नहीं कर सकते। एक बार हम एज अ वीआई कहीं भी जाके कोई भी बस, कितनी दूरी, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ होती है। जो लोकोमोटर्स होते हैं उनके लिए कंप्लीटली उनको दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल चलना पड़ता है। लोग उनके ऊपर गिर जाते हैं, लोग उनके ऊपर सामान रखते हुए निकल जाते हैं। अगर आप पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की बात करें, कितने भीड़ भड़का होता है। हम तो सपोर्ट के साथ चलते, जब भी हम नहीं चल पाते, उनको इस तरीके से चलना पड़ता है। उसके बाद व्हीलचेयर यूजर, आज व्हीलचेयर यूजर अकेला इंडिपेंडेंटली एक ट्रेन के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। आज उनको टिकट नहीं मिलती है, अकेला वो जा नहीं सकता। हम अकेले अपनी टिकट करा सकते हैं। आज लो हमारा ये कहता है कि लोकोमोटर या व्हीलचेयर यूजर अकेला ट्रेन में टिकट बुक करा के ट्रेवल नहीं कर सकता। सोचो, उसको एक बंदा ढूंढना ही पड़ेगा उसको ट्रेन में टिकट कराने के लिए। तो उनके लिए तो हमसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जी, तो इसमें कार्तिक जी ये बताएं कि भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे आपको क्या सपोर्ट मिल रही है और क्या वो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा जो टॉपिक है आप कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। तो इसमें कौन कौन आपका साथ दे रहा है, कहाँ कहाँ आशा और निराशा हाथ लग रही है? अगर मैं स्पेसिफिकली हमारे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करूँ तो शुरू में तो काफ़ी निराशा फेस करनी पड़ती है। काफ़ी लेटर्स लिखने पड़ते हैं। कई बार अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो वहाँ पर मिनिस्टर बैठा हुआ है या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बिल्कुल समझ ही नहीं है। और यहाँ पर मैं उन्हें भी ब्लेम नहीं करूंगा, इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। तो उनको भी आइडिया नहीं है कि ये लेटर में कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे हो सकता है, और वो उस लेटर को साइड कर देते हैं कि ठीक है, इसे बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसा एक एटीट्यूड आ जाता है। बाद में फिर जब हम मल्टीपल लेटर्स भेजते हैं, या फिर जैसे कि शालिनी ने पहले बताया था, अमित ने पहले बताया कि हम लोग काफ़ी वीडियोस और फोटोज का भी इस्तेमाल करते हैं ये दर्शाने के लिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और प्रॉब्लम का क्या एक्सटेंट है, वो दिखाने के लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो जब वो सब हम उनको भेजते हैं और खुद जाकर हमारा कोई मेंबर उनसे मिलता है और एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो कहीं जगह से हमें सपोर्ट मिली है। जैसे कि सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो पहले ये रूल था कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर अपना एग्जाम दे सकते हैं वो सिर्फ दिल्ली में दे सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा कि दिल्ली में ही क्यों, बाहर भी तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एग्जाम कंप्यूटर पर देना चाहते हैं। तो उनके लिए फिर उन्होंने ये सुविधा निकाली कि ठीक है, वी विल एक्सटेंड दिस फैसिलिटी थ्रू आउट द कंट्री। तो सीबीएसई वहाँ पर कोऑपरेटिव था, लेकिन हमें बहुत लेटर्स लिखने पड़े। अगर मैं मेट्रो की बात करूं, मेट्रो की तरफ से भी बाद में हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। अब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। इनफैक्ट एक डेडिकेटेड हॉटलाइन है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको असिस्टेंस चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आए हैं जहां पर हमें निराशा भी मिली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जब मुझे साइंस पढ़ना था 11th और 12th में, तो मुझे कम से कम 24 से 25 लेटर्स लिखने पड़े सीबीएसई को ये कन्विंस करने के लिए कि हाँ, एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट होने के कारण के बावजूद भी मैं साइंस पढ़ सका हूँ। आईआईटी को मैं कन्विंस कर ही नहीं पाया कि
मैं कर पाता हूँ थैंक्स टू द इनसेंसिटिविटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। तो डिफरेंट आते हैं हमें ओपिनियंस, और डेफिनेटली लॉ के आने से हमारा जो एडवोकेसी एफर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा और मदद मिली है, क्योंकि हमारे पास CRPD है कोट करने के लिए, या फिर जो हम PWD एक्ट को कोट करते हैं उनके जो प्रोविजंस हैं को कोट कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं, तो वो डेफिनेटली हमें हेल्प करते हैं। बट इट्स डेफिनेटली अ मिक्सचर ऑफ बोथ, यू नो, निराशा भी और मिलती है और ऑप्टिमिज्म भी है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मतलब आई थिंक गवर्नमेंट सेंसिटाइज कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में पर्सनली अपना सोशल एम्पावरमेंट, जब से हम हमारे ग्रुप को मलाका डे अमेरिका में जब सेलिब्रेट किया था, हमारे ग्रुप को स्पेशल इनविटेशन आया था, हमारे ग्रुप ने वहाँ पर, हमारे ग्रुप में से एक प्रतिनिधि ने वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया था मलाका डे में। उसके बाद से हम लोग गवर्नमेंट की कई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें इनविटेशन आया, और उसके बाद हम लोगों ने जाके उनको पर्सनली मिले। उसके बाद उन लोगों को जब हम लोगों ने मीन्स यू नो 1-to-1 का उनसे हम जब कन्वर्सेशन हमारा वार्तालाप स्टार्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा उनको लगा कि मतलब कि हाँ विदेश में कुछ होता है, ये ग्रुप कुछ करना चाहता है, हाँ ये युवा लड़के हैं, युवा लड़कियां हैं, शायद ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ दम है। तो एक है ना, एक अलग से टच आता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक नॉर्मल पर्सन जाता है, वो बोलता है जी मैं इन विकलांग लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ, या इन विकलांग लोगों के लिए ये मांग रहा हूँ, और एक खुद विकलांग व्यक्ति अगर वहां जाके वो ये कहता है आई वांट टू एजुकेशन, आई वांट टू माय बुक्स, और आई वांट टू राइट टू वॉक ऑन द एंटर ऑन द सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, मैं अपने प्रिंसिपल के पास जाके कह दूं, मैं एडमिशन लेने के बाद वहां जाके खड़ा हो जाऊं, वो उसका काम है। एग्जाम्पल के लिए देता हूं, हम लोगों ने 10 टिकटें PVR वसंत विहार में हम लोगों ने मूवी टिकट खरीदी 10, और हम अपने साथ लेके गए ऑर्थोपेडिकली, जो बिल्कुल नहीं चल सकते व्हीलचेयर के बिना। टिकट परचेज करने के बाद हम लोगों ने वहीं खड़े हो गए कि भैया हमें तो सेकंड फ्लोर पे जाना है, बताओ कहाँ से जाए, ना अब आपके पास लिफ्ट है, आपके पास खाली सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियों पे तो चल के जाएगा नहीं, ये क्यों अपने हाथ पैर चलाए जमीन पे, या तो आप टिकट का डबल ट्रिपल इसका फाइन दो घर से यहाँ तक का पूरा, या हम आपके खिलाफ केस करेंगे। तो दो चीज आई इसमें, एक तो मेंटली डर गए, आपने टिकट सेल कैसे कर दी जब आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं उस व्यक्ति के लिए, आपने क्यों नहीं बाहर लिखा, ठीक है लॉ नहीं आया, आप ऐसे गलत टिकट भी तो सेल नहीं कर सकते किसी को, तो उससे एक उनके ऊपर है ना मेंटली मतलब वो हो गया, हाँ, मतलब एकदम घबरा से गए वो लोग। उन्होंने मैनेजर से लेके उन्होंने अपनी हाई अथॉरिटी तक को फोन कर दिया कि भैया 10 डिसेबल लोग आ गए हैं, 4-5 ब्लाइंड हैं, 4-5 ये तो थोड़ा चल हाथ पैर नहीं है, ये ऊपर जाना चाहते हैं, हम इनको कह रहे हैं कि हम 2 लोग पकड़ के बैठा देंगे ऊपर, सीटों पे ले जाएंगे, सीढ़ियों पे तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, और हमने कहा तुम 2 क्यों उठा के रखोगे हमें जी। तो इस तरीके से एग्जांपल मैं भी दूं, अभी रिसेंटली जब मैं एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था, एक बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन की बात है, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पर आया तो मुझे कहते हैं कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आपके लिए बाहर व्हीलचेयर है, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की भाई मुझे व्हीलचेयर की आवश्यकता नहीं है, मैं चल सकता हूँ, तो जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, आप केस बाय केस बेसिस पे कीजिए, एक कॉमन रूल मत बनाइए सबके लिए, बिकॉज हर एक स्टूडेंट की, हर एक व्यक्ति की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक जो इंडिविजुअल अप्रोच है वो उसका होना भी बहुत जरूरी है। क्या आप यही कहते हैं कि जी यही होगा, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आएगा तो बिना समझे बिना कुछ सोचे, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा विषय का कारण है। आई थिंक ये हमेशा से रहा है और ये रहेगा भी। मुझे तो समझ नहीं आती, हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम हर जगह है ही है। लेट्स होप कि फ्यूचर में कभी ठीक हो। देखिए अवेयरनेस की प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन हम जैसे ही खड़े होंगे तभी सेंसिटाइजेशन लेवल बढ़ेगा। हमें एक्सेप्ट भी नहीं करनी पड़ेगी चीजें जी। अगर हम डिनाई करते, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो इस चीज को बढ़ावा देते जाएंगे। इसीलिए अपने लेवल पे भी हम लोगों को अपने आप को पहले सेंसिटाइज करना पड़ेगा, हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या एक्सेप्ट है क्या नहीं है। वी हैव इक्वल राइट। बिल कानून में कुछ प्रोविजन, अगर ये कुछ प्रोविजन नहीं है, उसके कुछ ऑल्टरनेट और भी हैं कि आप हमें अननेसेसरी तो नहीं धकेल सकते जहां मैं पहुंच ही नहीं सकता। अब मैं तैर ही नहीं सकता, जबरदस्ती थोड़ी आप मेरे को डुबो दोगे पानी में कि डूब के जाना है तेरे को। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक क्वेश्चन लेते हैं हम।
ये एक्सेसिबिलिटी जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कितना बड़ा रोल जो हम डिसेबल्स की बात कर रहे हैं ये प्ले कर सकती है, ये क्वेश्चन है। हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशियो इकोनॉमिक हमारा जो स्टेटस है, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी कितना बड़ा रोल अदा कर सकती है। ये क्या, अगर मैं कंट्री की तरफ से बात करूं, इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अभी अगर हम ये रिकग्नाइज करें कि हमारे यहाँ पर इतने वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिसको अभी तक हमने टैप नहीं किया है, जिनमें से अगर मेरे स्टेटिस्टिक्स सही हैं तो ओनली अराउंड 2 to 3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कूल जा पाते हैं, जो कि पढ़ पाते हैं। तो ये सोचिए, अगर हम बाकी के जो 97-98% स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, तो जो हमारा जो एक एसेट्स हैं, एवरी जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो एक लायबिलिटी से एक एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको डेफिनेटली एक काफी बड़ी लिफ्ट देता है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक की भी बात करूं, तो डेफिनेटली अगर हम एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगे, सोसाइटी बेटर बनेगी। और पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए, तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर सेक्शन की जो जरूरतें हैं, जो हर सेक्शन के व्यूज हैं, उनको ध्यान में रखा जा रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स की जो संभावना है वो ऑटोमेटिकली इट डिक्लाइंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो वो जो एक जो सिर्फ एक एक्सेसिबिलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हर इन तीनों चीजों पर, क्या इन तीनों चीजों पर ही नहीं, बल्कि अगर हम ओवरऑल भी देखा जाए तो इनफैक्ट हर एस्पेक्ट, हर सेक्टर में एक बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट मेरे आई थिंक देखा जाएगा। जी, अभी हम लास्ट राउंड में आ चुके हैं अपने डिस्कशन के। आपके पास एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट के पास आएंगे हम। इनका ये क्वेश्चन है कि कुछ ऐसा है जिसके कारण ब्लाइंड या लाइवलीहुड मतलब बेहतर हो, मतलब एक्सेसिबल लाइवलीहुड की ये बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो बीआई के एक्सेसिबल लाइवलीहुड है? मैं यहाँ पर LCD का प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। शैलेंद्र, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक जनकपुरी में ऑफिस है जहाँ पर जो लाइवलीहुड का जो काम है वो देखता है, और के जो लोग हैं उनकी स्किल्स को उस तरह से उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जॉब सर्च में कराई जाए, उनकी स्किल्स को ऐसा डेवलप किया जाए ताकि वो मार्केटेबल हो, ताकि वो रिक्रूट हो सके। तो ऐसा एक प्रोग्राम है जो कि LCD का जो यहाँ पर लोकल ऑफिस है वो चलाता है। तो वो एक रोल है। एज सच हमने एज द ग्रुप, क्योंकि हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, वी हैवंट लुक्ड मच इनटू लाइवलीहुड और फ्रॉम यंग वॉइसेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट LCD डेफिनेटली इस पर काम कर रहा है। जी, देखिए, इन जनरल अगर बोला जाए कि लाइवलीहुड के ऊपर क्या काम हो रहा है या क्या प्रोविजंस होते हैं VI के लिए, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइवलीहुड में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सार्थक है, फैमिली ऑफ डिसेबल है, फिर यंग LCD का ही एक प्रोजेक्ट 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ है LRC के साथ मिलके। जी, ओके, तो हम अभी आपके क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करें। अमित जी, आज की डिस्कशन के आपके अंतिम क्लोजिंग कमेंट क्या है? आज की डिस्कशन से मैं ये चाहूँगा कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं और जो भी हमें सुनते हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो डिसेबिलिटी को उस तरीके से ना देखे कि वो कुछ नहीं कर सकता। उन्हें खुद को सेंसिटाइज होना पड़ेगा, उन्हें अवेयरनेस, अगर एक लेवल पे अवेयरनेस होगी तो हर जगह अवेयरनेस बनती जाएगी, जिससे कि सबके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो मैं चाहूँगा डिसेबिलिटी को सारे पॉजिटिवली देखें। जी, कार्तिक जी, आपके ब्रीफली क्लोजिंग कमेंट। मेरा ये होगा, एक तो जो सुन रहे हैं हमें, जो खुद विजुअली इम्पेयर या डिसेबल्ड लोग हैं, एक तो ये है कि वो खुद अपने राइट्स को अच्छी तरह जाने,
उन्हें समझें और जहां पर उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं वो एक्सेप्ट ना करें अगर उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और दूसरी चीज ये भी है कि हम लोग ऑफन ये कहते हैं कि सरकार को कोसते हैं कि जी सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार का ये पॉलिसी नहीं बन रहा है, तो सिर्फ गवर्नमेंट या फिर एनजीओ के ऊपर डिपेंड गवर्नमेंट और एनजीओ के ऊपर डिपेंड ना हो, बल्कि खुद भी एफर्ट करें, जितना जितना उनके रिसोर्सेज उनको अलाउ करते हैं वो खुद भी कोशिश करें कि वो अपनी बात अथॉरिटी तक पहुंचा पाए। जब डिफरेंट लोग डिफरेंट क्वार्टर्स से आवाज पहुंचेगी तभी शायद गवर्नमेंट विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ व्हाट वी आर सेइंग और उसके ऊपर कोई एक्शन करेगी। और अगर कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये कार्यक्रम सुन रहा है, कोई अथॉरिटी, तो मेरा यही मैसेज है कि एक बहुत जरूरी चीज है कि हम चेंज को एम्ब्रेस करें, कि जो चीज होती जा रही है उसी को ना लेके बैठे। अगर डिसेबल्ड के लिए ये रूल है कि जी डिसेबल्ड सिर्फ म्यूजिक पढ़ेगा या फिर होम साइंस पढ़ेगा, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कुछ चेंज हो रहा है और जैसे एवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, उसी के साथ साथ बहुत जरूरी है कि हमारे लॉज, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, हमारे रूल्स सब कुछ बदले। जी एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया जाते जाते, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे पास 2-3 मिनट है, क्विक का रिस्पॉन्स दें। जी एक क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, तब तक शालिनी जी आपके क्लोज कमेंट मैं चाहूंगा। हम शैलेंद्र जी से लास्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं जी। मैं यही कहूंगी कि पीडब्ल्यूडी ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस इशू करे हैं एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पब्लिक एरियाज में भी बहुत सारे गाइडलाइंस लिखे हुए हैं। सीसीपीडी ने भी बहुत चीजों में ऑर्डर्स पास करे हैं, लेकिन ये वही चीज है कि हमें अपनी राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अब वो स्टेज आ गई है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है, हम बोलते ही रह जाएंगे कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, लेकिन हमें अपनी राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी नजरों में आएगा वो चीज। और सीसीपीडी से जरूर आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि सीसीपीडी के पास आप केसेस ऑनलाइन भी ले जाके ऑर्डर्स ऑनलाइन पास करवा सकते हैं, तो किसी चीज के लिए कभी चुप बैठिए ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी ले जाइए और उस चीज का ऑर्डर लीजिए और अपनी राइट्स इम्प्लांट करवाइए। अदरवाइज चुप बैठने से तो बस वो बोलने वाली बात हो जाएगी कि गलत है, करके दिखाने वाला अब टाइम आ गया है कि करिए। थैंक यू शालिनी मैम। ये लास्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र जी आपके, और ये ज्योति जी मुंबई से कह रही हैं कि ये रेडियो डॉन को सजेशन दे रही हैं कि लेटेस्ट गाइडलाइन के बारे में डिस्कस करें डिस्कशन में। जी बिल्कुल करेंगे, आपके सजेशन थैंक यू। और एक आकाश गुप्ता जी का लास्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र जी। आकाश का ये पूछ रहे हैं कि इनको अगर डायग्राम्स चाहिए तो ये कहाँ से डायग्राम्स प्राप्त कर सकते हैं, और आपके क्लोजिंग कमेंट साथ में। देखो अब डायग्राम कौन से स्टैंडर्ड, अगर मैथ साइंस के लिए चाहिए जी तो एक्सेस ज्योग्राफी सॉरी उन्होंने मेंशन किया ज्योग्राफी में देखो दो तरीके से होते हैं। एक तो डायग्राम जी देखो ब्रेल में, जो ब्रेल में एक्चुअली में क्या है कि बेस्ट वे जो अभी चल रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल में एक वर्कशॉप हुई थी स्पेशल बीएड के ऊपर, मुझे अच्छे से याद है। अभी उसमें अभी डायग्राम्स की एबिलिटी नहीं मिल पा रही, लोगों को मिल ही नहीं पा रहे हैं। जो मॉडल बने हुए थे, मैं ये अभी बीआरए में हुई थी ये वर्कशॉप, जिसमें शॉर्ट शैलेंद्र जी थोड़ा क्विक कीजिए, टाइम ओवर हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। क्विकली बताएंगे। अगर मैं ऑप्शन बताऊं कि मैंने अभी रिसेंटली काम किया है XRCVC मुंबई में एक काम चल रहा है जहां पर वो लोग टैक्टाइल डायग्राम्स बना रहे हैं। उनके पास रिसेंटली एक उन्होंने यूएस से इंपोर्ट किया है एक मशीन डायग्राम्स बनाने के लिए। तो अगर आप डेफिनेटली दिल्ली में, जहां तक मुझे लगता है जैसे शैलेंद्र कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्टिंग XRCVC इन मुंबई वुड प्रोबब्ली बी अ गुड आइडिया टू चेक इफ दे कैन प्रोड्यूस डायग्राम्स फॉर ज्योग्राफी। जी
तो लियोनार्ड, चेशर, यंग वॉइसेस आज हमारे साथ ही। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप रेडियो उड़ान पर आए, आपने बहुत सारी नॉलेज श्रोताओं के साथ बांटी। होपफुली आप इसी तरह काम करता रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक्सेसिबिलिटी, एक बार हमारा नंबर जरूर दे देना, इफ कोई लोग हमसे जुड़ना चाहें अपने श्रोताओं को, तो 1 मिनट लूंगा। अगर जो भी श्रोता 16 साल से 25 साल के बीच में अगर दिल्ली के अंदर रह के हमसे जुड़ना चाहे तो हाँ जी, तो मेरा नंबर नोट कर लें, 9911711608। शैलेंद्र यादव, कोऑर्डिनेटर ऑफ यंग वॉइस। रिपीट कर दीजिए एक बार दोबारा। 9911711608। और कोई ईमेल आईडी? ईमेल आईडी है SIYADAVATRAVAT@gmail.com। जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। रेडियो उड़ान की टीम से आपको शुभकामनाएं आपके बेहतर भविष्य के लिए, और आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। चाहिए क्योंकि आपके लिए अगला शो आ रहा है मिसेस कंफ्यूजन, आपका फेवरेट शो मिसेस कंफ्यूजन, जिसमें आप सीखोगे बैंकिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम करवाएंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। एक 30 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद विल बी बैक।